हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड पार्ट ए लेक्चर 22 तकनीकी के अंतर्गत आज हम 3.2 पढ़ेंगे, जिसमें है पेटेंट और बौद्धिक संपदा के अधिकार, ट्रिप्स और ट्रिम्स। ये सभी कुछ एक ही से रिलेटेड है, मतलब पेटेंट और बौद्धिक संपदा अधिकार से रिलेटेड है, जो कि डब्ल्यूटीओ के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। और इसके तहत बौद्धिक सृजनशीलता को क्या मिलता है? बल मिलता है। और बौद्धिक संपदा अधिकार को भी एक तरह से स्थिर माना जाता है, जिससे कि लोगों के अंतर्गत बौद्धिक सृजनशीलता को और अधिक करने के अलावा समाज में नए इनोवेशन होते हैं और समाज में जो सृजनशीलता है उसको बल मिलता है। तो आज का टॉपिक यही होगा, पेटेंट और बौद्धिक संपदा के अधिकार, ट्रिप्स और ट्रिम्स। इसके अलावा एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी के सारे लेक्चर अपलोड हैं, तो आप उन्हें भी देखें। इसके अलावा जो मेंस पेपर थर्ड पार्ट ए के इससे पहले के जितने भी लेक्चर हैं वो भी अपलोड हैं, आप उन्हें भी देखें और अच्छा लगे तो शेयर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। तो बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जैसे संपदा संपदा अगर बौद्धिक संपदा अधिकार में संपदा आती, तो संपदा का मतलब ऐसी संपत्ति या ऐसी परिसंपत्ति जिसके द्वारा धन का सृजन कर सके, या उसका मार्केट में कोई वैल्यू हो, या उससे वो धन कमा सके आगे आने वाले पीढ़ी पे। तो इसी प्रकार बौद्धिक संपदा अधिकार का सीधा सा मतलब हो गया कि ऐसा सृजनशीलता या फिर ऐसी संपदा जो आपकी मस्तिष्क में या आपके दिमाग में सृजन होती है, उसका बनता है, जिसको आप दुनिया या फिर समाज के समक्ष रखते हैं, तो उसके वजह से समाज को अमूलचूल परिवर्तन होते हैं और समाज को उस स्थिति से आप आगे लेकर जाते हैं जो स्थिति में वो अभी है। और आपके इस संपदा से समाज को बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो जब ये लाभ मिलते हैं तो आपके मस्तिष्क के द्वारा वो सृजन हुआ है या बनाया गया है, या आपके सोच के द्वारा उसमें बदलाव लाया गया है, तो आपको उसका कुछ ना कुछ हिस्सा मिलना चाहिए संपदा के रूप में। वो काम करे ताकि आपको कुछ उससे पूंजी या धन मिलता रहे, जिसकी वजह से आपकी जो आर्थिक स्थिति वो बनी रहे और आप अपनी बौद्धिक सृजनशीलता को जारी रख सकें। इसी को नज़र रखते हुए बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण के लिए, कि जो व्यक्ति इसे बौद्धिक रूप से या मस्तिष्क में जिनकी सृजन होती है, और उन ऐसे संपदाओं के संरक्षण के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया। साथ ही इसको बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में सोचा गया और लोगों को एक विशेष अधिकार दिया गया कि आप इस समय सीमा तक या आपके इनोवेशन या खोज पर आपको इतने टाइम तक आपको राइट्स दिए जाएंगे और आपको इससे धन प्राप्त होगा। तो उसी को कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। इसका एक तरह से डेफिनेशन है कि व्यक्तियों को अनेक बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकार, उनके क्या है, बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। वस्तुतः ऐसा समझा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का बौद्धिक सृजन जैसे साहित्य की कृति, रचना, शोध, आविष्कार करता है, तो सर्वप्रथम इस पर उसी व्यक्ति का अनन्य अधिकार होगा। कोई व्यक्ति जब इन सब चीज़ों का सृजन करता है, तो सबसे पहले किसका अधिकार होना चाहिए? उस व्यक्ति का जिसने ये सृजन किया है या बनाया है, या जिसने इसके बारे में सोचा है, या दुनिया के समक्ष जिसने इसको रखा है। चूंकि यह अधिकार बौद्धिक सृजन के लिए ही दिया जाता है, अतः इसे बौद्धिक संपदा अधिकार की संज्ञा दी जाती है। अब बात यह होता है कि बौद्धिक संपदा अधिकार क्यों दिया जाना चाहिए? कि इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर आपने कोई सृजनशीलता करके आपने मार्केट में वो चीज़ें रख दी, अब जैसे ही वो मार्केट में आई, कोई ऐसे भी कंपनियां होती हैं या फिर ऐसे भी लोग होते हैं जो उसकी कॉपी करके और मार्केट में वही सामान बेचने लगते हैं। अब जब वही सामान मार्केट में बिकने लगता है, तो उससे आपको क्या मिलेगा? किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होगा, और आप तक जो रॉयल्टी मिलनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से आपको ना लाभ होगा और आप आगे इनोवेशन नहीं करेंगे, और ना ही इससे समाज में प्रगति का भाव उत्पन्न होगा। तो इसीलिए बौद्धिक संपदा अधिकारों को बनाया गया, ताकि लोगों के सृजनशीलताओं का क्या हो सके, हनन ना हो सके, उनका संरक्षण प्रदान किया जा सके। अब बौद्धिक संपदा अधिकार सब कुछ नहीं हो सकते, तो ऐसे कौन से जिनके वजह में बौद्धिक संपदा अधिकार के रूप में माना जाएगा? तो बौद्धिक संपदा अधिकार से अभिप्राय नैतिक और वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान, इंपॉर्टेंट ये है, नैतिक और वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान बौद्धिक सृजन, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किए जाने का यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि अमुक बौद्धिक सृजन पर केवल और केवल उसके सृजनकर्ता का सदा सर्वदा के लिए अधिकार हो जाएगा। ये मैंने अभी बताया कि आपको कुछ समय के लिए ये दे दिया जाता है। जैसे अभी बौद्धिक संपदा अधिकार में 20 वर्षों का अ, प्रावधान है कि 20 साल तक के लिए आपको राइट्स दे दिया जाएगा, आप किसी चीज़ का इन्वेशन करते हैं तो अधिकार हो जाएगा। बौद्धिक संपदा अधिकार एक निश्चित समयावधि या एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के मद्देनजर दिया जाता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि बौद्धिक संपदा अधिकार एक निश्चित समय सीमा के लिए दिया जाता है और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के लिए दिया जाता है।
तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा, चाहे वो एक देश हो, एक कॉन्टिनेंट हो, या दो देशों के बीच के समझौता हो, या किसी भी तरह से बौद्धिक संपदा अधिकार दिया जा सकता है। तो वो क्या है, निश्चित समय के लिए और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के लिए होगा। बौद्धिक संपदा अधिकार दिए जाने का मूल उद्देश्य मानवीय बौद्धिक सृजनशीलता को प्रोत्साहन देना। यही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि मानवीय बौद्धिक सृजनशीलता को क्या करता है, प्रोत्साहन देता है। कौन? बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकारों का क्षेत्र व्यापक होने के कारण यह आवश्यक समझा गया कि क्षेत्र विशेष के लिए उसके संगत अधिकारों एवं संबद्ध नियमों आदि की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बिना नियम और बिना ही कानून के आप इन बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण कैसे भी नहीं कर सकते और किसी को नहीं रोक सकते। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मतलब डिजिटल चोरियां भी बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से आप कितना भी अगर इन संपदाओं को रोक लगाएंगे, लेकिन जब तक आपके कानूनी अधिकार नहीं होंगे तो आप बौद्धिक संपदा पर रोक नहीं लगा सकते। इन सबको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक नया संगठन बनाने की सोची और उसका नाम क्या था, विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन, WIPO। ये डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो इसका पूरा का पूरा जो ये मैंने शॉर्ट में बनाया, आप इसी को रट लें और इसी पे ही आपको 100 से 300 शब्द, 100 शब्द में ही जनरली पूछा जाएगा, तो 100 शब्द से 150 शब्द में आप इसको आराम से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका गठन कब किया गया था, तो 1967 में किया गया था। और क्यों किया गया था, क्या सोच के किया गया था, तो उसका एम क्या होगा, रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। आपको यही सेम लिखना है कि रचनात्मक गतिविधियां, कि कोई आदमी अगर कोई किसी की बौद्धिक सृजनशीलता है या मस्तिष्क में जो भी सृजनशीलता है, मस्तिष्क के प्रयोग करके वो जो कुछ भी सोचता है उसके संरक्षण प्रदान करने के लिए, उसको आर्थिक रूप से उसको सशक्त बनाने के लिए क्या किया जाता है, बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण हेतु एक संगठन का गठन किया गया, जिसका नाम ही था विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन। इसका गठन कब हुआ, तो 1967 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, यूएन के सभी सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं, लेकिन अनिवार्यता नहीं है, मतलब बाध्यकारी नहीं है कि आपको बनना ही है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, तो 193 हैं, 193 कंट्रीज के मेंबर हैं, और सभी लोग इसको अपनाए हैं। जिसके नियम और कानून बनाए गए हैं, या किसी भी तरह से इसमें जो राइट्स दिए गए हैं उस पर सभी लोगों ने अपनी सहमति दर्ज की है। भारत 1975 में इसकी सदस्यता ली थी, लेकिन WTO का जो सदस्य है भारत, वो क्या है, एक तरह से फाउंडर मेंबर के रूप में माना जाता है। आगे है ट्रिप्स, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी पूछा जाता है। तो ट्रिप्स का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये कब किया गया था, तो WTO का जब वार्ता हुआ, ठीक है, 1994-1995 में। ठीक है, जिसको क्या किया गया, गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ की 8वें चक्र, उरुग्वे चक्र के अंत में इसको तय किया गया था। किसको, ट्रिप्स को। तो क्यों किया गया था, तो ये कि एक तरह से संधीय समझौता है जिसमें सभी देशों को मानना अनिवार्य है। तो विश्व व्यापार संगठन द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों के न्यूनतम मानकों को तय किया गया है। कोई देश अगर इसका सदस्य नहीं है तब भी इसको मानना अनिवार्य है। अगर वो देश इसका उल्लंघन करता है तो उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा, ना कि इस संस्था के द्वारा। अगर कोई सदस्य देश इस पर कार्य करता है तो WTO के द्वारा भी उस पर कार्रवाई किया जाएगा और विशेष प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। तो 1994 में गैट का जब 8वां चक्र हुआ, उरुग्वे चक्र, जिसके अंत में ये बहुत सारे समझौते किए गए जो कि व्यापार से रिलेटेड थे, उनमें से एक ये भी था ट्रिप्स। इसमें ये क्या किया क्या कि यह विश्व व्यापार संगठन के समय किए गए समझौतों में से एक है। कई समझौते उस टाइम हुए थे जब ये उरुग्वे चक्र चला, तो उसमें बहुत सारे समझौते हुए, जिसमें से ट्रिप्स भी एक समझौता है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, जो 1995 में 1 जनवरी 1995 से लागू किया गया। अब ये क्या करता है, तो ये करता है 7 प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकारों की चर्चा करता है। वो सारे ट्रेड से रिलेटेड है, व्यापार से रिलेटेड है। व्यापार से संबंधित 7 प्रकार के बौद्धिक संपत्ति अधिकारों की चर्चा करता है, जो कि व्यापार में आपको क्या करते हैं, लाभ दिलाते हैं, या आपकी एक पहचान है, उसके क्या करता है, संरक्षण करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसी को ट्रिप्स कहते हैं। तो ट्रिप्स का सिंपल से बात है, आपको फुल फॉर्म आना चाहिए। तो जैसे फुल फॉर्म आपको आएगा तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि ये किस बारे में बात करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ठीक है। WTO के जब उरुग्वे चक्र चल रहा था, जब WTO का गठन होना था, ठीक है, तो गैट का जब 1994 में उरुग्वे 8वें चक्र चल रहा था, तो उनमें से बहुत सारे एग्रीमेंट किए गए बहुत सारे मेंबर कंट्रियों के द्वारा।
तो उन्हीं मेंबर कंट्रियों के साथ भी ये एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसे क्या कहते हैं, ट्रिप्स के नाम से जाना जाता है। ये 7 प्रकार के व्यापारिक बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, उनके संरक्षण की बात करता है और उन्हें सेव करता है ताकि व्यापार को भली भांति संचालित किया जा सके और व्यापार में किसी प्रकार का कोई विरोधाभास पैदा ना हो। अब ये 7 कौन कौन से हैं, तो ये है प्रतिलिपि प्राप्त करने तथा उनसे संबंधित अधिकार, कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट, तो कॉपीराइट के और इससे रिलेटेड राइट्स हैं, ठीक है। दूसरा है ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़ें मैं अभी विस्तृत रूप से बताऊंगा जब बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में अपन चर्चा करेंगे तो एक जगह ही। तो ट्रेडमार्क है किसी भी कंपनी या किसी भी संस्था या किसी भी व्यापारिक जो चयन है उसकी एक ट्रेडमार्क है, उसका भी एक आपको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। भौगोलिक उपदर्शन, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, इसमें बहुत सारे इंडिकेशन की बात किया जाता है, जिसमें से मान लो किसी एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, जैसे कश्मीर हो गया, तो कश्मीर में क्या होता है, कश्मीर में केसर होता है, इसके अलावा कहीं पे नहीं होता, तो उस क्षेत्र को उसको भौगोलिक जीआई टैग दिया जाता है, जिससे उस क्षेत्र के लोगों को एक व्यापारिक रूप से या फिर एक पहचान मिल सके, ताकि वो उस क्षेत्र में उसको व्यापार के रूप में ले सके और उन्हें उसकी रॉयल्टी के रूप में फ़ायदा मिल सके। ऐसे औद्योगिक डिज़ाइन, कोई इंडस्ट्रियल डिज़ाइन होते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं ये, तो ऐसे डिज़ाइन जिनसे उस उद्योग को विशिष्ट रूप से फ़ायदा हो रहा है, तो उन डिज़ाइनों की क्या करता है, संरक्षण देता है। उसका प्रोसेस हो गया, डिज़ाइन हो गया, किसी भी तरह से हो, उन सबको भी संरक्षण प्रदान किया जाएगा और वो भी बौद्धिक संपदा के अंतर्गत ही माने जाएंगे। पेटेंट, पेटेंट बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसमें मान लो कोई व्यक्ति किसी चीज़ का इन्वेंशन करता है, तो वो उस चीज़, वो इन्वेशन या उस खोज या उस संरचना पर अपना एक पेटेंट रजिस्टर करता है, और पेटेंट रजिस्टर करने के बाद उसको एक निश्चित समय अवधि के लिए उस पर एक एकाधिकार दिया जाता है, और उससे उस क्षेत्र पर कोई दूसरा उस व्यक्ति का ये अधिकार नहीं ले सकता। और इसके अलावा इंटीग्रेटेड सर्किट की डिज़ाइन, लेआउट डिज़ाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, इसके अलावा अप्रकाशित सूचना या संरक्षण जो ट्रेड सीक्रेट हैं उसके बारे में भी है, जैसे कि ऐसे ट्रेड सीक्रेट्स जो कि उस ट्रेड को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर उनके बाहर आने से या उस प्रोसेस से या उस स्थिति से, तो इसका भी आपको क्या दिया जाएगा, बौद्धिक संपदा के रूप में आपको इसका संरक्षण दिया जाएगा। तो 7 प्रकार के हैं, पहले कॉपीराइट, दूसरा ट्रेडमार्क, फिर है जीआई इंडिकेटर, इसके अलावा फिर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, पेटेंट और लेआउट डिज़ाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसके अलावा ट्रेड सीक्रेट, व्यापार सूचना का संरक्षण, अप्रकाशित सूचना का संरक्षण व्यापार में। तो ये 7 आपको याद होने चाहिए। अगर ट्रिप्स के बारे में पूछा जाएगा तो ये 7 चीज़ों पे ही डिस्कस करता है। अगर 300 वर्ड में पूछा जाता है तो इन सबको थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो ट्रिप्स डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों को बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों के अनुपालन के लिए बाध्य करता है, अनुपालन के लिए क्या करता है, बाध्य करता है, जिसमें भारत भी शामिल है। इसलिए भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित कानूनों को संशोधित किया है। यह संशोधन करने के लिए अलग अलग तरह के देशों के लिए अलग अलग समय सीमा है। जब पहली बार 1995 में लागू हुआ तो इसमें सभी को एक निश्चित समय दिया गया कि कौन कितने टाइम पर इन सारी जो एग्रीमेंट में जितने भी पॉइंट दिए गए बौद्धिक संपदा को बताने के लिए, उन्हें किस तरह से आप अपने देश में लागू करते हैं, उसके लिए सभी के लिए एक निश्चित समय दिया गया है। जैसे कि विकसित देश कब करेंगे, विकासशील देश कब करेंगे, और जो पूर्ण रूप से पिछड़े हुए देश हैं वो कब इस चीज़ को लागू करेंगे। इसके अलावा भारत की यह समय सीमा 31 दिसंबर 2004 थी। भारतवर्ष की सरकार के अनुसार या तो कानून बना लिए गए हैं या फिर कानून में परिवर्तन कर दिए गए हैं। इसी के तहत मद्देनजर संशोधन किया गया था 2005 में, जबकि 31 दिसंबर 2004 तक कंप्लीट हो जाना था। तो अब सरकार ने ये निश्चित कर दिया है और एश्योर कर दिया है डब्ल्यूटीओ और जो ट्रिप्स संस्था है, इसके अलावा बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण, विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण जो संगठन है, उस पर अपना एक स्टैंड फिक्स कर दिया है कि हमारे द्वारा ये सारे बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण नियमों को अपनाया गया है या फिर इन नियमों के संरक्षण के लिए नियमों में परिवर्तन किया गया है। अब बात करते हैं बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रकार। ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रकार, और वही जो आप यहाँ पे भी बात करता है, ट्रिप्स से भी बात करता है, उन्हीं सब चीज़ों की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है, ठीक है। तो कॉपीराइट अधिकार के अंतर्गत किताबें, चित्रकला, मूर्तिकला, सिनेमा, संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम, डाटाबेस, विज्ञापन, मानचित्र और तकनीकी चित्रकाम को सम्मिलित किया जाता है। ये सभी चीज़ों को किसमें किया जाता है, कॉपीराइट में सम्मिलित किया जाता है। इनकी कॉपीराइट किसको मिलता है, जो इसका सृजनकर्ता होंगे उनको मिलेगा, चाहे वो किताबें हों,
चित्रकला हो, मूर्ति कला हो, सिनेमा हो, संगीत हो, कंप्यूटर प्रोग्राम हो, डाटाबेस हो, विज्ञापन, मानचित्र और तकनीकी चित्रगान सम्मिलित किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसमें से अगर आप कुछ चीज़ें भी लिख देते हैं तो भी आपका कॉपीराइट्स जो सेक्शन है वो सिंपल हो जाएगा और इस चीज़ को आप बता सकते हैं। कॉपीराइट के अंतर्गत दो प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। अब ये जो दो प्रकार हैं ये आपको आने चाहिए, एक आर्थिक और एक नैतिक। तो आर्थिक में क्या है, तो इसके तहत व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा उसकी कृति का उपयोग करने के बदले वित्तीय पारितोषिक दिया जाता है। ठीक है, मान लो मैंने कोई चीज़ को इन्वेशन किया या कोई मैंने फिल्म बनाई या कोई किताब लिखा, तो उसके यूज के लिए या उसके कॉपी को यूज करने के लिए कोई व्यक्ति अगर मुझे कुछ पे कर रहा है तो उसको मैं यूज करने का अधिकार देता हूँ। मतलब कि कुल मिला के मुझे कोई रॉयल्टी अदा करता है तो मैं एक तरह से उसको कॉपीराइट का अपना अधिकार जो है उसको मेरे अनुमति से वो उन चीज़ों को यूज कर सकता है। एक नैतिक अधिकार तय होता है, इसके तहत लेखक रचनाकार के गैर आर्थिक हितों का संरक्षण किया जाता है। नैतिक अधिकार इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि मान लो लेखक और रचनाकार के कुछ ऐसे भी हित हों या ऐसे भी चीज़ों को उसने सोच कर उस चीज़ वो कृति उसने बनाई है जिसका उससे नैतिकता पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, या उसके जो खुद के मैनर्स हैं या खुद के स्कूल कुछ उसके नियम हैं या कुछ खुद के उसके कुछ नैतिक विचार हैं जिसकी वजह से वो उन चीज़ों की रचना किया है, तो उन्हें ठेस ना पहुँचे इसका भी संरक्षण किया जाता है। किसमें? कॉपीराइट। कॉपीराइट के अंतर्गत एक होता है कॉपी लेफ्ट। इसके अंतर्गत क्या होता है, सिंपल सी बात है कि कोई कृति अगर एक बार रचना हो चुकी है तो उसके पुनः रचना करने और उसे अपनाने या वितरित करने की अनुमति दी जाती है तथा इस कार्य के लिए लेखक रचनाकार द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। मान लो मुझे कॉपीराइट मिल गया, मैंने एक पुस्तक लिखी, तो अब मुझे उस पुस्तक को छापने के लिए किसी और भी पब्लिकेशंस को या किसी भी चीज़ों को अधिकार देता हूँ, तो वो मेरे द्वारा या मेरे से अगर उनकी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होती है जिसकी वजह से वो उसे छाप सकते हैं और उस पर व्यापार कर सकते हैं और उसके तहत जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होगा उतनी रॉयल्टी मुझे मिलती रहेगी। तो ये हो गया कॉपी लेफ्ट। तो कॉपीराइट हो गया, कॉपीराइट का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, किताबें करता है, किताबों की रचना करता है, चित्रकला, मूर्तिकला, सिनेमा, इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन पे भी मिलता है। अगर कोई व्यक्ति कोई किताब लिखता है, हिस्ट्री की बुक लिखता है, तो अलग अलग सिस्टम से लिखता है, मतलब कई लोग होती बातें वही हैं लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी अलग अलग होता है, तो उस पर भी कॉपीराइट दिया जा सकता है। इसके अलावा इसके दो प्रकार होते हैं, एक आर्थिक आधार, एक नैतिक आधार आपको आना चाहिए और कॉपी लेफ्ट आना चाहिए क्योंकि 3 नंबर में कॉपी लेफ्ट भी पूछा जा सकता है। अब जो आगे टॉपिक है वो है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, जब कोई आविष्कार होता है, इंपॉर्टेंट यही है, जब कोई आविष्कार होता है तब आविष्कारकर्ता को उसके लिए दिए जाने वाला अनन्य अधिकार पेटेंट कहलाता है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि कोई भी आप आविष्कार करते हो या खोज करते हो तो उसके आविष्कार करता या खोजकर्ता को क्या करते हैं, अनन्य अधिकार कुछ समय के लिए देते हैं, उसे क्या कहते हैं, पेटेंट कहलाता है। एक बार पेटेंट अधिकार मिलने पर उसकी अवधि पेटेंट दर्ज करने की तिथि से 20 वर्षों के लिए होती है। अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो 20 वर्षों के लिए आपको एक अधिकार दिया जाएगा और उन 20 वर्षों में आपकी जो भी रॉयल्टी आएगी वो आपकी होगी। आविष्कार पूरे विश्व में कहीं भी सार्वजनिक ना हुआ हो, इसके कुछ कंडीशंस हैं कि पेटेंट कब आपको दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, वो अभी तक विश्व में कहीं सार्वजनिक ना हुआ हो, आविष्कार ऐसा हो जो पहले से उपलब्ध किसी उत्पाद या प्रक्रिया की प्रगति को इंगित ना कर रहा हो, तथा वह आविष्कार व्यवहारिक अनुप्रयोग के योग्य होना चाहिए। ये सभी मापदंड पेटेंट करवाने हेतु आवश्यक हैं। इतना होना चाहिए आपको, तभी आपको पेटेंट के लिए एलिजिबल माने जाओगे। सिंपल सी बात है कि दुनिया में कहीं भी वो चीज़ को खोज आज तक नहीं किया गया हो, ऐसा हो जो किसी खोज किए हुए को आगे बढ़ाता हो, उसको भी पेटेंट नहीं दिया जा सकता। साथ ही ऐसे आविष्कार जिसके व्यवहारिक अनुप्रयोग होने चाहिए, ये नहीं कि आप उसके ऐसे अनुप्रयोगों के लिए आप दे सकें जो कि मानव सभ्यता या फिर सामाजिक या प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। तो उसके आगे जो ये लिखा हुआ है वही है कि आविष्कार ऐसे आविष्कार जो आक्रामक, अनैतिक, असामाजिक छवि को उकसाते हों तथा ऐसे आविष्कार जो मानव या जीव जंतुओं में रोगों के लक्षण जानने के लिए प्रयुक्त होते हों को पेटेंट दर्ज नहीं मिलेगा और पेटेंट का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो ये इम्पोर्टेंट है। पेटेंट किसको कहा जाएगा, तो आविष्कारकर्ता को अनन्य अधिकार देना पेटेंट कहलाता है, कुछ समय के लिए मतलब। इसके अलावा उसके कुछ मापदंड होंगे, तो मापदंड सिंपल से हैं, आविष्कार कहीं ना हुआ हो, आविष्कार ऐसा ना हो जो पहले से आविष्कृत हो और उसमें कुछ बदलाव करके आगे बढ़ाता हो, साथ ही उसके अनुप्रयोग मतलब उसका जो आविष्कार है उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग होना चाहिए और सभी मापदंड
जब पूरे होंगे तभी आपको पेटेंट दिया जाएगा। और ऐसे आविष्कार भी नहीं होना चाहिए जो आक्रामक, अनैतिक और असामाजिक कृतियों को बढ़ावा देते हैं। तो भारत में अभी तक पेटेंट के क्या क्या नियम हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो भारत में ये नियम 1856 में आया था। स्वतंत्रता पश्चात इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 आया, जिससे ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स समझौते के तहत 1 जनवरी 1995 में परिवर्तन किया गया। और यही 1 जनवरी 1995 से ही भारत में जितने भी पेटेंट के राइट्स हैं या फिर बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण के जितने भी राइट हैं उन्हें बदला किया। अब 2005 में एक नया संशोधन किया गया, क्योंकि भारत को 2004 तक का इसका टाइम दिया गया था WIPO के द्वारा। इसके अलावा अब जो पेटेंट एक्ट संशोधित है 2005 में संशोधित पेटेंट एक्ट संशोधित 2005 के कुछ प्रावधान हैं, वो क्या निम्न है। जो अभी वर्तमान में जो पेटेंट भारत में चल रहा पेटेंट के नियम वो इसी पर आधारित है। तो पहला संशोधित एक्ट में आविष्कारक कदम को पुनः परिभाषित कर कहा गया है। जो आविष्कारक कदम है, ठीक है, आविष्कारक है कि उसको किस तरह से माना जाएगा, उसको दोबारा परिभाषित कर कहा है कि आविष्कार तकनीक रूप से इतना आगे हो जिसकी तुलना पहले से विद्यमान ज्ञान आर्थिक मूल्य से करने पर निम्न हो, तथा जिसकी संभावना तकनीकी क्षेत्र में सिद्धहस्त व्यक्ति द्वारा की जा सके। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है उत्पाद के पेटेंट हेतु उसमें आविष्कार का तत्वपूर्ण होना चाहिए। आविष्कार की नवीनता का प्रदर्शन तथा पूरे विश्व में पहले कभी ना हुआ। जो पहले मैंने बताया वही चीज़ इसमें दोनों को रिपीट किया है। आविष्कार हेतु संरक्षण प्रदान करता है। यह संरक्षण एक सीमित अवधि लगभग 20 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। अगर आप आज पेटेंट कराते हैं तो आज से आपको 20 वर्षों तक इसका संरक्षण प्रदान किया जाएगा। पेटेंट एक व्यक्ति को उसकी रचना की पहचान बनाए रखने हेतु प्रेरणा प्रदान करता है। इसीलिए पेटेंट लाया क्यों किया गया, इसीलिए ना कि अगर पेटेंट नहीं होगा तो कोई व्यक्ति क्यों आविष्कार करेगा, क्यों इन सब चीज़ों में अपनी पूरी जीवन की मतलब जीवन को बलिदान कर देगा। क्योंकि अगर अब उससे कुछ रॉयल्टी नहीं मिलता, उसकी जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो इस सब चीज़ों की वजह से क्या करता है, वो काम नहीं करेगा। तो पेटेंट एक व्यक्ति को उसकी रचना की पहचान बनाए रखने हेतु प्रेरणा प्रदान करता है, और ये प्रेरणा नवाचार को प्रोत्साहन करता है। नवाचार आएगा तभी समाज आगे बढ़ेगा। समाज में प्रगति कब होगी, जब साइंस एंड टेक मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसके अलावा व्यापार और आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो लगातार बढ़ती रहें। पेटेंट सुरक्षा के अंतर्गत मालिक की अनुमति के बिना आविष्कार का व्यावसायिक रूप से निर्माण, उपयोग, वितरण तथा विक्रय नहीं किया जा सकता। पेटेंट सुरक्षा के अंतर्गत मालिक की अनुमति के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, न तो उसको व्यावसायिक रूप से निर्माण कर सकते हैं, न उपयोग कर सकते हैं, और न ही वितरण और विक्रय भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा किसी भी पेटेंट उत्पाद का आयात, विक्रय व पेटेंट प्रक्रिया द्वारा उस उत्पाद का निर्माण आदि पेटेंट मालिक की अनुमति के बगैर किया गया तो इसे पेटेंट का उल्लंघन माना जाएगा, और इसके तहत ही आप पर केस किया जाएगा, और उसके जो कानूनी जो भी इसके अंदर प्रावधान है उसके तहत आप पर ये सारी प्रक्रियाओं के तहत आपको दंडनीय होगा। पेटेंट के अंतर्गत दवाइयाँ, रसायन, कृषि, खाद्य एवं नवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पादों को पेटेंट संभव है। अब किन किन का पेटेंट होगा, किन किन का नहीं होगा, यही सारी चीज़ इसमें बताई है कि पेटेंट के अंतर्गत दवाइयाँ, रसायन, कृषि, खाद्य, नवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पाद का पेटेंट संभव है, जबकि गणितीय तरीके, व्यापार तरीके, कंप्यूटर प्रोग्राम और गणित के सवालों को हल करने के नियमों की प्रणाली पर पेटेंट नहीं किया जाएगा। इस पर कोई पेटेंट नहीं दिया जाएगा और इन पर पेटेंट दिया जाएगा। एक्ट के अनुसार भारत में रहने वाले सभी भारतीय व गैर भारतीय आविष्कारों को पेटेंट हेतु आवेदन विश्व में कहीं भी करने से पूर्व भारत में करना होगा, तभी आपका पेटेंट मान्य होगा। आप भारतीय हैं, आप चाहे भारत में रहें या ना रहें, लेकिन पेटेंट का जो आपको लेना है राइट, वो पहले आपको भारत में करना पड़ेगा। इसके बाद आपको पेटेंट लेने के लिए दूसरी जगह में अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपके पेटेंट अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान किया जाएगा, अन्यथा आपको पेटेंट के तहत कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, पेटेंट आवेदन के समय को घटाकर प्रथम जांच रिपोर्ट की तिथि से लेकर 6 माह तक कर दिया गया है, जिसमें 3 माह का अतिरिक्त विस्तार भी किया जा सकता है। कुल मिला के 12 माह कर दिया गया पेटेंट के। आप लेंगे तो उसकी पूरी समय अवधि को बढ़ाकर, ठीक है। सामान्यतः पेटेंट राष्ट्रीय क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो कि कुछ देशों या समूह के लिए जांच का कार्य करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एक निश्चित सीमित भौगोलिक क्षेत्र पर पेटेंट दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, तथा इसका जो रॉयल्टी या उपयोग है वो पूरे विश्व में करेंगे तो उस व्यक्ति को उसका फ़ायदा मिलेगा।
आगे है वह ट्रेडमार्क या व्यापार चिन्ह। किसी निश्चित व्यापार के लिए जो उसका ट्रेडमार्क होता है या लोगो होता है उसको क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क कहते हैं, व्यापार चिन्ह कहते हैं। एक ऐसा चिन्ह जिसमें किसी एक उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं से पृथक किया जा सके, ट्रेडमार्क कहलाता है। ठीक है, जैसे नाइकी हो गए, रिबॉक हो गए, शूज में, तो इनका अलग से ट्रेडमार्क है और अलग से इनकी पहचान है। तो ट्रेडमार्क एक शब्द या शब्दों का समूह है, अक्षरों या संख्याओं का समूह के रूप में हो सकता है। यह चित्र, चिन्ह, त्रिविमीय चिन्ह जैसे संगीतमय ध्वनि या विशिष्ट प्रकार के रंग के रूप में हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या क्या है? ये शब्दों का समूह हो सकता है, जैसे रिबॉक लिखने का या फिर नाइकी लिखने का, इनका जो शब्द का समूह होता है वो हो सकता है। अक्षरों या अक्षरों की संख्याओं पर हो सकता है, समूह के रूप में हो सकता है, चित्र हो सकता है, त्रिविमीय संरचना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे रिलायंस का लोगो हो गया, टीसीएस का हो गया, टाटा का हो गया, तो ये सारे लोगों अपने तरीके से उन्हें अपने यूज के लिए ट्रेडमार्क के रूप में बताया गया है, जो उनको मार्केट में एक विशिष्ट पहचान दिलाते हैं और व्यापार में उन्हें मदद करते हैं, उनके ब्रांड वैल्यू को बनाए रखते हैं। तो ये हो गया। कपड़ों में, सनग्लासेस में ज़्यादा चलते हैं ब्रांड की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। कार में सारे ब्रांड्स हैं, वो सब अलग अलग चीज़ के अपने ट्रेडमार्क रखे हुए हैं, जैसे कि मर्सिडीज़ हो गया, BMW हो गया, टाटा के हो गए, महिंद्रा के हो गए, तो सबकी अलग अलग पहचान है। स्वीकृति और मापदंड कैसे होंगे? स्वीकृति के लिए मापदंड क्या होंगे? तो चयनित प्रतीक पात्रात्मक रूप से सचित्र प्रदर्शन योग्य होना चाहिए। ठीक है, इससे किसी एक उद्यम की वस्तुओं सेवाओं को दूसरे उद्यम की वस्तुएं सेवाओं से अलग दिखाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, कोई भी वस्तु, अभी डेयरी मिल्क के वो जो कलर था उसके लिए बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, तो उसमें डेयरी मिल्क को भी इस चीज़ के लिए अधिकार दिया गया था। तो सिंपल है, उसमें एक कलर हो सकता है, आपके पैकेट का कलर हो सकता है, आपका लिखने का ढंग हो सकता है, आपका जो लोगो है उसका स्टाइल हो सकता है, जिससे आपके प्रोडक्ट की पहचान मार्केट में अलग सी बनती है उस चीज़ से, तो उसको आपको ट्रेडमार्क के रूप में प्रदान किया जाएगा। इसे व्यापार के दौरान वस्तु और सेवाओं तथा चिन्ह के अधिकृत उपयोगकर्ता के बीच का संबंध दर्शाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं हेतु उपयोग में लाया जाता है। ये सारे 3 मापदंड होंगे, इन्हीं के तहत आपको क्या किया जाएगा? स्वीकृति प्रदान की जाएगी ट्रेडमार्क के लिए। एक तो वो चित्रात्मक रूप से प्रदर्शित करने के लिए हो, दूसरा वो उद्यम और वस्तु और सेवाओं को एक दूसरे से अलग दिखाने में सक्षम हो, और इससे व्यापार के दौरान वस्तु और सेवाओं तथा चिन्ह के अधिकृत उपयोगकर्ता के बीच का संबंध दर्शाने के लिए वस्तु और सेवाओं हेतु उपयोग में लाया जाता हो। अब आगे आता है औद्योगिक डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। तो भारत में डिज़ाइन अधिनियम 2000 के अनुसार डिज़ाइन के अभिप्राय है, मतलब भारत के अनुसार 2000 में जो अधिनियम बनाया था, इंडस्ट्रियल डिजाइन अधिनियम 2000, तो उसके तहत डिज़ाइन का क्या वो है, अभिप्राय है, या किसे हम डिज़ाइन माने जाएंगे? तो आकार, अनुक्रम, विन्यास, प्रारूप, अलंकरण, रेखाओं या वर्णों का संगठन, जिसे किसी ऐसी वस्तु को प्रकट किया जाए जो द्वितीय द्वितीय रूप से या त्रिविमीय रूप से अथवा दोनों में हो, और ये सबसे क्या हो, डिफरेंट हो, तो इसे क्या कहा जाएगा? औद्योगिक डिजाइन किया जाएगा। भारतीय डिजाइन अधिनियम 2000 के महत्वपूर्ण पहलू क्या क्या हैं? तो पंजीयन हेतु आयोग डिजाइनों की पहचान करना, कि कौन कौन से ऐसे डिजाइन है जो अयोग्य हैं और उसकी क्या करना है, पंजीयन होना है या नहीं होना। वर्गीकरण पद्धति का प्रारंभ, किसी पंजीकृत डिजाइन के लिए 2 वर्षों का क्या करना चाहिए? 2 वर्षों की गोपनीय अवधि की समाप्ति। अधिसूचना के बाद सार्वजनिक निरीक्षण का प्रावधान, जैसे अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा औद्योगिक डिजाइन का, तो उसके बाद से उसका निरीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा डिजाइन के पंजीकृत स्वत्वधारी के अधिकारों का समावेश। इसके अलावा 10 वर्षों के आरंभिक सुरक्षा अवधि के अनुक्रम के अनुरोध पर जहाँ 5 वर्षों का विस्तार, और व्यक्तिगत डिजाइन के प्रत्यावर्तन का प्रावधान। तो ये हो गया इंडस्ट्रियल डिजाइन, औद्योगिक डिजाइन। इसमें क्या क्या होगा, उसमें डिजाइन का अभिप्राय बता देना, और भारतीय डिजाइन अधिनियम 2000 के कुछ पहलू हैं कि कौन कौन से डिजाइनों को वैलिड माना जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आयोग डिजाइनों की पहचान करना, वर्गीकरण करना, इसके अलावा पंजीकृत डिजाइनों पर 2 वर्षों की गोपनीयता रखना, डिजाइन के पंजीकृत में जो स्वामित्वधारी है, जो जिसको स्वामित्व मिला है, वो अधिकारों का समावेश करेगा। 10 वर्षों की आरंभिक सुरक्षा, 5 वर्षों का इसमें एक्सटेंशन है। व्यक्तिगत डिजाइन के प्रत्यावर्तन का भी प्रावधान रखा गया है। आगे है भौगोलिक संकेतक, जीआई इंडिकेटर। ठीक है,
ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो भौगोलिक संकेतक क्या होता है? भौगोलिक संकेतक से अभिप्राय उत्पादों पर प्रयुक्त चिन्ह से है। इन उत्पादों का विशिष्ट भौगोलिक मूल स्थान होता है और उस मूल स्थान से संबंध होने के कारण उससे विशिष्ट गुणवत्ता पाई जाती है। ये क्या होता है? कोई भी क्षेत्र में या क्षेत्र विशेष में कोई ऐसा काम है या कारीगर है, जैसे कि महेश्वर की साड़ी या चंदेरी की साड़ी। तो चंदेरी में जो बुनकर हैं, मान लो उन्होंने बहुत दिनों से उस साड़ी के निर्माण पे काम कर रहा है और वो करते करते उसमें एक विशिष्ट रूप से रेशम का प्रयोग करता है, एक विशिष्ट डिज़ाइन है और एक विशिष्ट रूप से उसका कार्य करने का तरीका है। तो इन सब चीज़ों को क्या संरक्षण प्रदान करने के लिए जीआई इंडिकेटर दिया जाता है, उस भौगोलिक संकेतक दिया जाता है, ताकि उस क्षेत्र के कारीगरों को इसका फ़ायदा मिल सके। अगर ऐसा नहीं होता तो मान लो चंदेरी की साड़ी कहीं से भी बनाकर आप बेच रहे हैं और उस पर आप नहीं, जीआई इंडिकेटर नहीं है, तो उससे जो उस क्षेत्र के बुनकरों को लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता। तो इसलिए भौगोलिक संकेतकों को स्टार्ट किया गया। जैसे मध्य प्रदेश में अभी झाबुआ अलीराजपुर में कड़कनाथ को जीआई इंडिकेटर दिया गया है, ताकि वहाँ से हो गया आगरा का पेठा, हो गया काश्मीर का केसर, हो गया, ये सबको भौगोलिक संकेतक के रूप में दिया गया है। तो ये होता है भौगोलिक संकेतक, और इसी से उत्पाद को क्या करता है? डिफरेंट करता है और उस क्षेत्र के लोगों को जो अधिकार है उनके संरक्षण प्रदान किया जाता है। विभिन्न कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, मदिरा पेय, हस्तशिल्प को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तिरुपति के लड्डू, काश्मीरी केसर भौगोलिक संकेतक के क्या है? उदाहरण है। कोई भी कृषि उत्पाद हो, खाद्य पदार्थ हो, मदिरा पेय हो, हस्तशिल्प हो, भौगोलिक संकेतक में इन सब चीज़ों को शामिल किया गया है। भारत में वस्तुओं को भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 में बनाया गया। यह अधिनियम वर्ष 2003 से लागू है। ठीक है, कब बनाया गया? 1999 में। भौगोलिक संकेतक अधिनियम लागू कब है? 2003 से। इस अधिनियम के आधार पर भौगोलिक संकेतक टैग यह सुनिश्चित करता है कि पंजीकृत उपयोगकर्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भी उस प्रचलित उत्पाद का नाम प्रयोग नहीं कर सकता। तो आपको क्या है, एक तरह से पंजीकृत होना पड़ेगा। किसके लिए? चंदेरी की साड़ी आप अगर बेच रहे हो चंदेरी के नाम से, तो उसके लिए आपको पंजीकृत करना पड़ेगा, और पंजीकृत करने के लिए आपको कुछ रॉयल्टी देना पड़ेगा। उस रॉयल्टी का फ़ायदा किसको होगा? उस क्षेत्र के बुनकरों को होगा जो वर्षों से उस काम को कर रहे हैं। वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई उस्ताद योजना के माध्यम से शिल्पकारों के परंपरागत कौशल का उन्नयन किया जाएगा। उदाहरण, बनारसी साड़ी एक भौगोलिक संकेतक है, वैसे जैसे चंदेरी और महेश्वर की साड़ी। ठीक है, अतः उस्ताद योजना से जुड़े बनारसी साड़ी के शिल्पकारों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की अपेक्षा की जा सकती है। ये सारे जितने भी लोग इन कारीगरों पर लगे हुए हैं, उनके सामाजिक और आर्थिक उद्धार के लिए ये सारे टैग इंपॉर्टेंट है, ताकि उनको कुछ रूप से सहायता दिया जा सके। इसके अलावा होता है वनस्पति विविधता की सुरक्षा के लिए। कोई वनस्पति वहाँ पे अगर नए तरह से उत्पन्न होता है, या फिर कोई ऐसी वनस्पति है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलता, तो उसे भी संरक्षण प्रदान किया जाएगा। भारत विश्व में उन देशों में से एक है जिसमें वनस्पति विविधता की सुरक्षा का कृषक अधिकार अधिनियम 2001 के अंतर्गत प्रजनन तथा कृषकों दोनों को अधिकार देते हुए स्वयंभू कानून पारित किया। स्वयंभू का मतलब खुद को ये कानून, मतलब राइट्स दिए गए हैं कि वो इस चीज़ पर काम कर सकते हैं, उन्हें किसी तरह से रॉयल्टी अदा करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो विशिष्ट रूप से कोई बीज का उत्पादन कर रहे हों, या कृषि का उत्पादन कर रहे हों, किसी विशिष्ट रूप से वो वनस्पति पा रहे हों जिस पर किसी दूसरे का पेटेंट अधिकार नहीं होगा, उसे फ्री रूप से उस क्षेत्र या उस व्यक्ति या कृषकों के द्वारा किया जा सकता है, ताकि उन्हें दोबारा उसका जो फ़ायदा है वो उन्हीं को, लोकल किसानों को मिल सके और सस्ते दामों पर मिल सके। यह कानून संपदा अधिकार के अंतर्गत विभिन्न भागीदारों, जिसमें से निजी क्षेत्रों के प्रजनन को, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन एवं कृषक शामिल हैं, सभी को एक तरह से इन पर शामिल किया गया है। उसमें सिंपल सी होता है कि कोई भी मान लो कंपनी किसी भी बीज पर अपना एक अधिकार रखती है, और जबकि वो बीज उस क्षेत्र पर वर्षों से यूज हो रहा है, तो वो उसके वहाँ के किसानों को अब उसी बीज को इस्तेमाल करने की रॉयल्टी देना पड़ेगी, तो उनके साथ अन्याय है। तो ये अन्याय से बचने के लिए ये सारी वनस्पति विविधता की सुरक्षा के लिए भी अधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा लाया गया है। आ गया व्यापार भेद। एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जो धारक के पास अनिश्चित काल या उस अवधि के लिए होता है जब तक वह उसे गुप्त रख सकता है। किसी उद्यम को कुछ व्यापार भेद रखने से समर्थ बनाने के लिए धारक को व्यवसाय के कर्मचारियों के साथ गोपनीयता समझौते सुनिश्चित करना चाहिए। इससे सेवा अनुबंध समझौते में शामिल किया जा सकता है। अब व्यापार भेद, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जो धारक के पास अनिश्चित काल या उस अवधि के लिए होता है जब तक कि वह उसे गुप्त रख सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर जब तक उसको गुप्त रख सकता है तब तक के लिए उसके पास क्या रहेगा?
उसका अधिकार के रूप में सेफ रहेगा। किसी उद्यम को कुछ व्यापार भेद रखने में समर्थ बनाने के लिए धारक को व्यवसाय के कर्मचारियों के साथ गोपनीयता के समझौते करने पड़ते हैं, सुनिश्चित करना चाहिए। इससे सेवा अनुबंध समझौते में शामिल किया जा सकता है। आप किसी व्यापार को भेद को अगर आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते तो अपने एम्प्लॉयों के साथ आपको उस तरह से क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, ताकि आपको उसका हानि ना उठाना पड़े। किसी सूचना को व्यापार भेद मानने के लिए यह आवश्यक है कि वह सूचना में वाणिज्यिक महत्व संबंध होने चाहिए और यह भी वाणिज्यिक महत्व के लिए होना चाहिए। तो इतने सारी चीज़ें होंगी तब आपको ये व्यापार भेद के रूप में शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा अगर इस चीज़ का आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपका व्यापार भेद आप पर ही निर्भर नहीं करेगा। अब आता है ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, व्यापार संबंधित निवेश उपबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर सिंपल सी बात क्या होता है कि जब डब्ल्यूटीओ ने व्यापार वो किया तो उसने वैश्वीकरण को अपना क्या माना, एक इम्पॉर्टेंट रोल मॉडल माना कि वैश्वीकरण के लिए सभी संस्थाओं या सभी कंपनियों या सभी विश्व को एक बाजार के रूप में माना जाए। और वैश्वीकरण के तहत इन्होंने डब्ल्यूटीओ ने यह प्रयास किया कि सभी देश जो व्यापार प्रतिबंध लगाते हैं अपने देशों में उन्हें क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। और किसी भी तरह का प्रतिबंध हो उसे ख़त्म करने के लिए व्यापार संबंधित निवेश उपबंध पर जारी किया। और वह जितने भी सदस्य देश हैं उन पर एक तरह से प्रेशर बनाया गया या फिर उन्हें बाध्य किया गया कि आप इन सब चीज़ों को क्या करें, लागू करें। अगर कोई देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है तो उन्हें कुछ रियायतें दी गई हैं, उन्हें अपने व्यापार संरक्षण के लिए उन पर किसी तरह से कोई प्रेशर नहीं ला डाला जा सकता, पर कुछ विशिष्ट तरीके से छूट प्रदान किया जाएगा तभी। तो क्या होता है व्यापार संबंधी निवेश उपबंध, इसमें क्या कहता है कि व्यापार से संबंधित निवेश उपायों के समझौते में विदेशी निवेश के राष्ट्रीय उपचार को शुरू करने और मात्रा प्रतिबंधों को हटाने का आह्वान किया गया है। क्या करता है कि कोई भी राष्ट्र किसी निवेश पर अपना मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दे कि आप इतना सामान हमारे यहाँ स्विच करोगे, इतना सामान बेच सकते हो, इतना सामान का उत्पादन कर सकते हो या इतना सामान आप कहीं दूसरे जगह सेल कर सकते हो। तो किसी कंपनी या किसी निवेश पर इस तरह से प्रतिबंध लगाना डब्ल्यूटीओ के अनुसार गलत माना जाएगा और ये डब्ल्यूटीओ के जो व्यापार रिलेटेड क्या नियम है उसके विरुद्ध होगा। ये पंच निवेश उपायों की पहचान करता है जो व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौते के साथ राष्ट्रीय उपचार के अनुसार और मात्रात्मक प्रतिबंधों के समान उन्मूलन का पर असंगत है। ये पंच निवेश जो उपाय हैं उनका क्या करता है, पहचान करता है और उन पर क्या करता है, वो कहता है कि ये सारी चीज़ें पूरे वैश्विक बाजार के लिए क्या है, घातक हैं या फिर उन्मूलन नहीं है, अनुकूल नहीं है। किसके अनुकूल नहीं है, तो डब्ल्यूटीओ। ट्रिप्स समझौते का उद्देश्य इस असंगति को समाप्त करना है। जितने भी बाजार में असंगति हैं उन सबको क्या करना है, समाप्त करना है। इन निवेश मापदंडों में विदेशी निवेशकों पर स्थानीय आघातों का उपयोग करने, आयात आघातों पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा को निर्यात आय द्वारा संतुलित करने, आयातित उत्पादों की आगतों के रूप में प्राप्त करने की एक शर्त के रूप में निर्यातों के लिए उत्पादन करने तथा स्थानीय उत्पादन के एक विशिष्ट अनुपात से अधिक का निर्यात करने जैसी प्रतिबद्धता लादना शामिल है। जितने भी असंगति हैं मार्केट में या फिर बाज़ार में उन सबको ख़त्म करना। इसके अलावा किसी विशिष्ट उत्पाद के लिए उस पर सरकार के द्वारा या उस देश के द्वारा कोई प्रतिबद्धता यदि प्रतिबंध आपको करता है या रोकता है तो वो आपको क्या करेगा, उन्मूलन के रूप में दिखाएगा, कौन, ट्रिप्स। ऐसे अलावा गैर प्रस्तावों के असंगत ट्रिप्स समझौते को समाप्त करने हेतु अंतिम तिथि या अवधि विकसित देशों के लिए 1 जुलाई 1997, ये इंपॉर्टेंट है कि जब ये लागू हुआ 1995 में तो 1997 तक इस सारे प्रतिबंधों को हटाने के लिए किसको बोला गया, विकसित देशों को, विकासशील देशों को वर्ष 2000 तक और अल्प विकसित देशों को वर्ष 2002 तक इसको हटाने के लिए कहा गया। हालांकि अल्प विकसित देशों के कुछ अलग से नियम भी बनाए गए जिसके तहत उन्हें कुछ छूट भी प्रदान की गई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ट्रिम्स का। व्यापार संबंधित निवेश उपबंध, इसका संबंध कुछ शर्तों या प्रतिबंधों से है जैसे किसी भी सदस्य देश द्वारा विदेशी निवेश के संबंध में प्रत्येक देश की अनुमति है, लेकिन ट्रिम्स ऐसा होने पर डब्ल्यूटीओ में उस सदस्य देश के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। व्यापार संबंधित निवेश उपबंध इसका संबंध कुछ शर्तों या प्रतिबंधों से है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इनका उल्लंघन कोई देश करता है तो वो उसके व्यापार विरुद्ध होगा, क्या होगा, उस देश के विरुद्ध डब्ल्यूटीओ क्या कर सकता है, एक्शन ले सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट इन सब चीज़ों पे कार्य करना है किसको, ट्रिम्स को।
ये चार चीज़ों को गलत मानता है। किसको किसको? ऐसे उपाय जो आयात की तुलना में घरेलू उत्पाद को ज़्यादा महत्व देते हैं, जैसे कि आंतरिक कच्चे माल के उपयोग की बाध्यता लगाना। अब इसको मतलब ये है कि मान लो बाहर की कोई कंपनी आई, मान लो नाइकी नाइकी आई और अपने यहाँ प्लांट लगा रही है, या फिर मर्सिडीज़ की कंपनी आई और भारत में प्लांट लगा रहा है। अब उसमें क्या कर रहा है कि घरेलू उत्पाद का उपयोग करो, कि वहाँ पे जो टायर बन रहा है वो एमआरएफ का यूज करो, उसके अंदर जो मटेरियल लग रहा है या फिर उसके अंदर जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो आप यहाँ से बने जो प्रोडक्ट हैं उनका उपयोग करो। ये अगर बाध्यता लगाता है तो ब्रांड, जो मर्सिडीज़ ब्रांड है, वो आप क्या सोचेगा कि मेरे जो ब्रांड वैल्यू गिर जाएगा क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो ये वो अपना प्लांट यहाँ क्यों लगाएगा और निवेश के लिए क्यों भारत में आएगा अगर ये सारी प्रतिबद्धताएं रहेंगी। तो इन सब चीज़ों को क्या करता है, ट्रिप्स क्या करता है, गलत मानता है और सभी को अलाउ करता है कि आप जिस तरीके से निवेश करते हैं और जिस तरह से आप यूज करना चाहते हैं वो आपके अंदर डिपेंड करता है। व्यापार संतुलन के लिए निर्यात की अनिवार्यता हेतु शर्त लगाना। व्यापार संतुलन का सिंपल सा बात है कि आप जितना आयात करते हो उतना ही निर्यात करो। अगर इस तरह से सरकार बोलता है या आयात निर्यात में कोई प्रतिबंध लगाता है, या आप मान लो कि भारत में कोई चीज़ जैसे केसर का उत्पादन होता है तो केसर के उत्पादन पे एक लिमिट लगा दिया जाए कि भारत इतने से ज़्यादा उत्पादन आप भारत से बाहर नहीं भेज सकते या डॉलर एक्सचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप निर्यात आयात को अगर असंतुलित करोगे तो फिर भारत की आर्थिक स्थिति क्या होगी, कमज़ोर होगी। इसलिए आप उस चीज़ को अनिवार्यता को क्या करते हैं, शर्त लगा के कम करते हैं। तो ये अनिवार्यता आपको नहीं लगाना है। आयात पर प्रतिबंध लगाने वाले उपाय कि आप इतना आयात नहीं कर सकते। उत्पाद की प्रक्रिया में लगने वाला सभी सामान घरेलू होना ये बाध्यकारी होगा। तो ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। जैसे कि आप आयात पर प्रतिबंध लगा देते हैं तो कोई व्यक्ति अगर आयात कर नहीं पाएगा तो वो निवेश करके प्रोडक्ट कैसे बनाएगा, अगर प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा तो उसको आगे के जो काम है वो करने में बड़ी परेशानी होगी। अपने उत्पाद का विशेष हिस्सा घरेलू बाजार में बेचने की शर्त लगाना, कि आप मान लो 100 गाड़ियाँ बना लिए तो 100 गाड़ियों में आप फिक्स कर देते हो कि 50 गाड़ी आप कहाँ बेचोगे, भारत में ही बेचोगे। 50 से कम गाड़ी आप भारत में नहीं बेच सकते, ये कम गाड़ी नहीं बेच सकते और इससे ज़्यादा आप निर्यात नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें थी ट्रिम्स में, और ये चारों चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, यही चार चीज़ें आपको लिखना भी और ये आपको याद रखना है। इन्हीं को गलत मानता है ट्रिम्स और इसी के तहत ट्रिम्स इन सब चीज़ों को रोकता है, जिससे वैश्विक बाजार एक बाजार के रूप में स्थापित हो सके और वैश्विक बाजार में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ख़त्म किया जा सके। तो वैश्विक बाजार के सुधार के लिए सारे कदम उठाए गए थे ट्रिम्स के द्वारा और डब्ल्यूटीओ के द्वारा, और ये एक 1995 से अप्लाई, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो डब्ल्यूटीओ के द्वारा घोषित किया गया है। इसमें जो घरेलू मार्केट के बाज़ार की जो संरक्षण की नीति है उसे ख़त्म करने के प्रति जोर दिया गया है और इसके तहत बाज़ार को नया और वैश्विक बाज़ार के रूप में स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं। और वो ये चार चीज़ों को क्या मानता है, गलत मानता है। ये चार चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से याद होना चाहिए। आगे लेकिन कमज़ोर अर्थव्यवस्था वाले विकासशील देशों को अपने घरेलू बाजार को बचाने के लिए कुछ रियायतें भी दी गई हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि सभी के लिए एक जैसे नियम नहीं बनाए गए हैं। कुछ जो बहुत ज़्यादा गरीबी देश हैं वो अपने देश में इस तरह से कुछ रियायतें अपने लगा सकते हैं और इस तरह के कोई प्रतिबंध लगा सकते हैं ताकि उनके आर्थिक स्थिति इतना ज़्यादा कमज़ोर ना हो कि विदेशी जो आत्मनिर्भरता, मतलब दूसरे देशों पर आत्मनिर्भरता कुछ ज़्यादा ही हो जाए, जिसकी वजह से वो अपने देश पर इस तरह से लगा सकते हैं। आयात निर्यात जो शुल्क हैं वो बढ़ा सकते हैं ताकि उन्हें एक संरक्षण प्रदान हो, वहाँ के उद्योगों को फलने फूलने के लिए आगे मिले, क्योंकि वो अभी तकनीकी रूप से या बहुत सारी चीज़ों से कमज़ोर हैं। इसके अलावा बौद्धिक अधिकार संरक्षण में भारत की स्थिति क्या है ये भी पूछा जा। तो भारत की स्थिति क्या है, तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत 38.46 के स्कोर के साथ 53 देशों की सूची में 40वें स्थान पर रहा, जबकि वर्ष 2019 में 36.04 के स्कोर के साथ भारत 50 देशों की सूची में 36वें स्थान पर रहा था। ठीक है, अभी 40 में हो गया, पहले क्या 36 में था, तो और ज़्यादा इसकी स्थिति क्या हुई है, बिगड़ गई है। सूचकांक में शामिल दो नए देशों ग्रीस और डोमिनिकन गणराज्य का स्कोर भारत से अच्छा है। गौरतलब है कि फिलीपींस और यूक्रेन जैसे देश भी भारत से आगे हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और जो दो नए देश शामिल हुए वो भी भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि धीमी गति से ही सही, भारत द्वारा किसी भी देश की तुलना में अपनी रैंकिंग में समग्र वृद्धि दर्ज की है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत जो वृद्धि दर्ज कर रहा है वो क्या कर रहा है, समग्र रूप से कर रहा है। अब भविष्य में भारत में क्या रहा होगी, तो वो सारे जो बौद्धिक संपदा अधिकार हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेगा, उसकी देखरेख के लिए और भी कई सारे कानून पारित करेगा, उसमें कानूनी बाध्यता लगाएगा, साथ ही साथ जो
ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी विशेष रूप से ध्यान देगा, ताकि इससे भारत के मार्केट में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन ना हो और उन्हें हानि ना पहुंचे। तो ये पूरा चैप्टर था बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण और ट्रिप्स और ट्रेंड्स का। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इसको स्पष्ट रूप से पढ़ लें। कौन कौन से बौद्धिक संरक्षण के अधिकार होते हैं, ट्रिप्स कितने लोगों को संरक्षण प्रदान करता है, और ट्रिप्स में कौन कौन से को अनिवार्यता को खत्म किया गया है, भारत में पेटेंट अधिकार अधिनियम क्या है, इसके अलावा कॉपीराइट क्या है, और जितने भी पेटेंट के राइट्स हैं ये सारे, चाहे वो ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट हो, पेटेंट हो, या फिर वनस्पति से रिलेटेड हो, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, और नोट्स के लिए टेलीग्राम पे आप ये सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।